नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर के अंतर्गत। पहले जो वीडियो हमने बनाई उसमें हम कालीगंगा तक देख चुके थे और क्या थोड़ा बड़ा हो जाता वीडियो, इस वजह से हमने उसको वहीं छोड़ दिया था। अब हम देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे है आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता जो विकसित हुई थी आप सभी जानते हैं, आहड़ नदी है, उसी को आयड़ नदी भी कहते हैं। उस नदी क्षेत्र में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? आहड़। कोई भी सभ्यता हो, सभी ज़्यादातर नदी घाटियों में विकसित हुई हैं, क्योंकि जहाँ पानी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर मानव रहना बसना, अपना आवास बनाना, घर बनाना पसंद करता है। तो चले समय की बर्बादी नहीं करें और बात करें सीधे आहड़ सभ्यता उदयपुर। आहड़ सभ्यता का मैंने कुछ चित्र भी यहाँ लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा, मोटा मोटा सा देख लीजिए आप। ठीक है, उदयपुर शहर के पास बहने वाली एक नदी है मित्रों, और वो नदी का नाम है आहड़। कौन सी नदी है? आहड़ नदी। उसके तट पर यह सभ्यता विकसित हुई और उसी नदी का नाम है आयड़ नदी। 4000 वर्ष पुरानी है, पाषाणकालीन धातु युगीन सभ्यता है। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी। किसके नीचे? टीले। और टीला किसका? मिट्टी का। तो मिट्टी के टीले को, मिट्टी को हम क्या बोलते हैं देसी भाषा में? धूड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूल। इसलिए इसको क्या कह दिया? धूलकोट। इसी को धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। हालांकि इसका एक नाम और मिलता है, गोरे व कोठे की सभ्यता। गोरे व कोठे की सभ्यता। ठीक है, फिर भी जो किताबों में जितना है और जितना ही पूछा जाता है, लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना ही पढ़ो कम है। मगर हमें जो आज जो पैटर्न से एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आरएसएस भी जो संस्था है प्रश्न पूछ रहे हैं, सीधे किताब से लाइन उठा के पूछ रहे हैं, तो उसी तरीके से मैंने उसी को बिल्कुल इस फॉर्म में डाल दिया है, उसी पैटर्न के आधार पर। सर्वप्रथम देखो, अगर हम बात करें तो इसका जो उत्खनन कार्य किया अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953। उसके बाद हम 1956 में देखें तो आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल, और 1961 में उत्खनन कार्य किया है एसडी साकलिया ने। तो 3 व्यक्तियों के नाम प्रमुखता से जुड़े हुए हैं। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, 1956 में आरसी अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल, और 1961 में एसडी साकलिया। 3 व्यक्तियों ने यहाँ पर उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। क्या होता है? खुदाई करना, खोद करके निकालना। समझ गए? ठीक है, इसी को हम ताम्रकालीन या ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता तो गणेश्वर को कहते हैं, मगर ताम्रवती नगरी क्योंकि ज़्यादातर जो उपकरण मिले हैं, औजार मिले हैं, वो किस धातु के मिले हैं? तांबे के मिले, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? ताम्रवती नगरी। इस सभ्यता के जो लोग थे, मकान बनाने में सुखाई गई ईंट, धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थर का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। मृतकों को जो मर जाते थे तो जिनका जो शव होता था, उस शव के साथ उनके जो गहने गाटे होते थे, यानी कि जो आभूषण होते थे, उनको भी साथ में दफना देते थे। आजकल तो सब आभूषणों को लोग बाग उतार लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लोभ प्रलोभन ज़्यादा है लोगों में। पहले आभूषणों को, ये आहड़ सभ्यता के लोग बड़े धनवान थे, मान के चलिए कि जितने भी आभूषण थे उन सबको मृतकों के साथ दफनाते थे। उनका मानना ऐसा था कि इस व्यक्ति का अगला जन्म होगा, यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, तो उसको किसी प्रकार की धनदान की कमी ना रहे, इसलिए उनको आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। तांबे के औजार और उपकरणों के कारण, तांबे के औजार और उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण इसको ताम्रवती नगरी नाम दिया गया। मकानों की छत, अब मकानों की छत की बात करें तो मकानों की छत बांस के डंडे की और उस पर लकड़ी का लेप कर दिया जाता था। ठीक है, मकानों की छतों पर बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का प्रमाण भी, यानी कि नालियाँ भी बनाई हुई थी। अगर हम आज से बात करें तो बहुत सारे गांवों में देखा आज भी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, मगर ये जो सभ्यताएं इतनी विकसित थी कि पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था यहाँ पर थी। मकानों में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं? 1 से अधिक चूल्हे। अब ये क्या प्रमाणित करते हैं? प्रमाणित करते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते होंगे, यानी कि संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है वो रही होगी, है ना, संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रमाण। ठीक है, उत्खनन में सर्वाधिक क्या मिले? मृदभांड। मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, और ये मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं, इस सभ्यता को लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र, यानी मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनके कलर किस प्रकार के? या तो लाल कलर के या फिर काले कलर के, इसलिए लाल काले वाले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना गया है किसको? आहड़ सभ्यता को। तोल के कुछ बांट मिले हैं। तोल के बांट और माप
मिलना एक तरीके से व्यापार यानी वाणिज्य व्यापार की उन्नति का संकेत देता है, यानी कि व्यापार और वाणिज्य बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में था। उसकी जानकारी हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से साक्ष्यों में तोल के कुछ बांट मिले हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो था वो रंगाई छपाई का जो व्यवसाय था वो बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में था। सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय होता था वो किसका होता था? रंगाई और छपाई का। आदिवासी क्या करते थे? खेती भी करते थे और सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करते थे? गेहूं का करते थे। तो ये कुछ जानकारी हमने आर्य सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता पर हम चलते हैं और अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, और बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है। नीम का थाना सीकर में विकसित हुई गणेश्वर सभ्यता, जिसे भारत में अगर देखा जाए तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की संज्ञा दी गई है। ताम्रयुगीन सभ्यता जिसे कहा गया है वो है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी संस्कृति का? ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के उद्गम, जहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है उसके जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता। इसका जो उत्खनन कार्य किया गया वो किया गया आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। कितने वर्ष पुरानी है? 2800 ईसा पूर्व की जो सभ्यता थी उसके अवशेष हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? गणेशवर। भारत में इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी। साक्ष्यों की बात करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण मिले। अत्यधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में अगर गणेश्वर सभ्यता से कोई चीज़ देखने को मिली है तो वो तांबे के उपकरण और तांबे के हथियार यानी आयुध मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में ये प्राचीनतम है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बर्तन हैं उन बर्तनों को क्या नाम दिया गया है? कृपस वर्णी मृद पात्र। याद रखना, गणेश्वर सभ्यता से जो मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, उन्हें कृपस वर्णी मृद पात्र कहा जाता है, जिनको काले व नीले रंग से सजाया गया है। तो देखो आर्ट में भी हमने जो मिट्टी के बर्तन देखे वो भी किस प्रकार से थे? काले व और नीले रंग के। यहाँ भी काले व नीले रंग से बर्तनों को सजाया गया है और इन बर्तनों को नाम दिया गया है कृपस वर्णी मृद पात्र। तांबा की अगर बात करें तो यहाँ से जो तांबा जाता था वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। ये भी याद रखना, तांबा खान निर्यात किया जाता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। एक चीज़ इसमें हम भूल गए लिखना, ऐड करना, सॉरी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो तांबे के उपकरण मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से जो तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें 99% क्या मिला है? तांबा। ठीक है, ये चीज़ हम भूल गए थे। अगली है बालाथल, उसके बाद हम देखेंगे बैराट की सभ्यता। ये 5 सभ्यताएं मुख्य रूप से हैं जो कि आपके सीईटी के एग्ज़ाम, रीट मेंस एग्ज़ाम यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने गणेश्वर सभ्यता देख लिया। गणेश्वर सभ्यता में एक चीज़ और ऐड कर लेना, इस सभ्यता में जो तांबे के जितने भी आयुध या उपकरण मिले हैं उनमें तांबे की मात्रा कितनी है? 99%, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत, ठीक है, अवस्था में थे। तो ये देख लेना। और यहाँ से तांबा इतनी मात्रा में यहाँ से तांबा पैदा निकाला जाता था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यता थी उसको भी निर्यात किया जाता था। आगे चले हम बालाथल। बालाथल जो सभ्यता है वो उदयपुर, और उदयपुर में बेडज नदी के किनारे, कौन सी नदी? बेडज नदी। बेडज नदी के किनारे जो विकसित हुई वो सभ्यता है बालाथल। 1993 में प्रोफेसर BN मिश्र यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा उसके निर्देशन में क्या किया गया? उत्खनन का कार्य, यानी लगातार 7 वर्ष तक इसका कार्य, उत्खनन का कार्य यहाँ पर चला। और ये एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। कैसी है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों की बात करें तो मृदवाण, मिट्टी के बर्तन, तांबे के उपकरण, तांबे के सिक्के जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। याद रखना, तांबे के सिक्के, बालाथल सभ्यता के से जो तांबे के सिक्के मिले हैं उस पर देखिए एक तो हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां भी मिली हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ का बुना कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। हाथ से बुना हुआ कपड़ा,
उसका टुकड़ा मिला है जो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। कहाँ से मिला है? बालातल से। जो तांबे के सिक्के मिले हैं उन पर चंद्रमा और हाथी की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। लोहे गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष यहाँ से मिले, यानी लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष यहाँ से भी मिले हैं, सोनारी झुंझुनू से भी मिले हैं, ठीक है, जोधपुरा से भी मिले हैं। तो यहाँ से 5 भट्टियाँ। कहने का मतलब ये ताम्रयुगीन और लोहे कालीन 2 प्रकार की सभ्यताएं हैं। तांबे के औजारों और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। याद रखना, ये जो सभ्यता है बालातल, तो यहाँ के जो तांबे के औजार हैं और जो मकान हैं उस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक सभ्यता और 600 ईसा पूर्व के लगभग लोहयुगीन सभ्यता होने के यहाँ पर संकेत मिलते हैं। तो 1800 ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय यहाँ पर किस प्रकार के अवशेष देखने को मिलेंगे? ताम्रपाषाणिक सभ्यता के। और 600 ईसा पूर्व की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार के अवशेष देखने को मिलेंगे? लोहयुगीन सभ्यता के उपकरण देखने को मिलेंगे। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और एक बहुत अच्छी सभ्यताएं हैं, बैराट सभ्यता, यानी कि विराटनगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था विराटनगर। वहाँ पर 3 डूंगरी हैं, भीम डूंगरी हैं, बीजक पहाड़ी हैं और एक डूंगरी है आपके कौन सी? महादेव जी की डूंगरी है। उस पर जो सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता का नाम है बैराट सभ्यता। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई कौन सी? बैराट सभ्यता। यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य प्रारंभ में देखो 1937 में किया है दयाराम सानी ने। बाद में 62-63 में एक नीलरत्न बनर्जी हैं, कैलाशनाथ दीक्षित हैं। नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ये 1962-63 में आए। उससे पहले 1937 में दयाराम सानी द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया जा चुका था। उसके बाद नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962-63 में इनके निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता में मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते। अभी बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा कि मौर्य काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, यानी बैराट सभ्यता से। ठीक है, तो एक तो हड़प्पा सभ्यता के और मौर्य काल के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो किससे मिलते हैं? बैराट सभ्यता से। और क्या क्या अवशेष मिले? गोल बौद्ध मंदिर, ठीक है, 6-7 कमरों का एक बौद्ध मंदिर मिले हैं, उन्हें बोला जाता है गोल बौद्ध मंदिर। अशोक स्तंभ भी मिला है। अशोक का एक भाब्रू अभिलेख भी है जो अशोक के बौद्ध धर्म होने के अनुयायी का क्या है? एक पुख्ता प्रमाण है। तो अशोक स्तंभ मिलेगा आपको यहाँ पर, एक गोल बौद्ध मंदिर मिलेंगे, अशोक का भाब्रू अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये अभिलेख प्रमाणित करता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। यह अभिलेख वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, बंगाल में सुरक्षित है। कौन सा अभिलेख? भाब्रू अभिलेख। उत्खनन से देखो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली है उत्खनन से, और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली, ठीक है। तो उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क, कितनी? 8 तो पंचमार्क मुद्राएं, ठीक, और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं, यानी टोटल हो गई कितनी? 36। और इन 28 में से 16 जो मुद्राएं हैं वो किसकी है? राजा मेनेंडर की है। किसकी है? राजा मेनेंडर की, ठीक है। देखिए, उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं, इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली, जिनमें 16 यूनानी शासक मेनेंडर की, अर्थात कुल मुद्रा की संख्या कितनी थी? 36। उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा के पात्र मिले हैं, थालियां मिली है, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियां, घड़े आदि मिले, लेकिन लोहे व तांबे की कलाकृतियां नहीं मिली। याद रखना, बैराट सभ्यता से लोहे के किसी भी प्रकार की कोई कलाकृतियां, कोई उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखना, चीनी यात्री हेनसांग ने भी बैराट का उल्लेख किया है। उसने कहा था कि यहाँ की बैल और भेड़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बैल और भेड़ों को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बताया था किसने? चीनी यात्री हेनसांग ने। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार हमने 2 पार्टों में राजस्थान की जो प्रमुख 5 प्राचीन सभ्यताएं, जो कि सीईटी, रीट एग्ज़ाम और लगभग सभी एग्जामों में पूछी जाती है, उनको हमने 2 पार्टों में पढ़ करके देख लिया। यानी कि भाग फर्स्ट राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें थोड़ा सा हमने राजस्थान का परिचय दिया। भाग सेकंड, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता से लगाकर आहड़ सभ्यता से लगा करके बैराट सभ्यता तक पूरा अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार की वीडियो हम आगे लेकर आते रहेंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।